7 अप्रैल 2018 राकेश रोहेला नाम का एक इंसान रात को करीब 9:30 पौने 10 बजे के अराउंड अपने घर की तरफ पैदल जा रहा था। राकेश यूपी के शामली टाउन के दयानंद नगर मोहल्ला में रहते थे, जिनको रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर रोज रात को अपने काम से वापस पैदल ही आना पड़ता था। राकेश दिल्ली के शाहदरा में भोलानाथ नगर में बाबूनाथ टेक्निकल इंस्टीट्यूट में लैब टेक्नीशियन थे और अक्सर वो इसी समय रात को अपने घर की तरफ जाया करते थे। लेकिन इस रात लगभग पौने 10 बजे के अराउंड राकेश जैसे ही अपने घर से लगभग 100 मीटर दूर थे, वहां पे उनको कोई सर पे गोली मारता है और वहां से भाग जाता है। लेकिन राकेश के घर के पास ही ये जो जगह थी, यहाँ पे ठीक ठाक मार्केट थी, कुछ कन्फेक्शनरी शॉप्स थी, जहाँ के दुकानदार ये आवाज़ सुनते ही राकेश की तरफ भागते हैं। लेकिन जैसे वो वहाँ पे भागते हैं, वो देखते हैं कि राकेश बहुत बुरी तरह से तड़प रहा था। फटाफट से वहाँ पे शैलेंद्र नाम का एक इंसान, जिसकी वहाँ पे अपनी ही एक कन्फेक्शनरी की शॉप थी, वो बाकी कुछ दुकानदारों के साथ मिलके राकेश को उठाते हैं और एक टेम्पो में डाल के हॉस्पिटल की तरफ लेके जाते हैं। लेकिन यहाँ पे सोचने वाली बात ये थी कि राकेश पे ये जो हमला हुआ था, ये कोई बाहर का करने वाला था या फिर कोई ऐसा इंसान था जिस पे किसी को डाउट तक नहीं था। ये एक बहुत ही डार्क इंसिडेंट है, तो चलिए शुरू करते हैं। 7 अप्रैल को ही लगभग 10-10:15 बजे के अराउंड वहीं से कुछ मार्केट से ही कुछ लोग भाग के राकेश के घर की तरफ जाते हैं, जहां पे उसके फैमिली मेंबर्स को इंटीमेट किया जाता है इस इंसिडेंट के बारे में। राकेश की फैमिली में राकेश के अलावा 4 और लोग रहते थे, जिसमें उसकी वाइफ, उसकी 2 बेटियां और उसका एक बेटा भी था। वाइफ का नाम था कृष्णा रोहेला, एक बेटी का नाम था वैष्णवी, एक का नाम था वैशाली और लड़के का नाम था विशाल। इन तीनों की उम्र लगभग 20 साल के आसपास की थी। इन सबको इंटीमेट किया जाता है इस बारे में और फैमिली ये सुनते ही हॉस्पिटल की तरफ भागती है। लेकिन इसी ड्यूरिंग जो राकेश की वाइफ थी कृष्णा रोहेला, वो अपने देवर को भी कॉल करती है, जिसका नाम था मुकेश रोहेला, और ये सब के सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे ही ये सब हॉस्पिटल पहुंचते हैं, वहां पे उनको पता चलता है कि जो राकेश है उसकी रास्ते में ही जान जा चुकी थी। अब यहाँ पे फैमिली बहुत ही ज़्यादा दुख में थी। लेकिन वहीं पे राकेश के भाई मुकेश कुछ दुकानदारों को लेके जो शामली कोतवाली का उनका पुलिस स्टेशन था, वहाँ पे पहुँचते हैं और वहाँ पे वो इस इंसिडेंट की एक रिपोर्ट लिखवाते हैं। यहाँ पे जो पुलिस इंचार्ज उस समय अवेलेबल थे, वो थे अवनीश गौतम। वो इस सारे के सारे मामले को अच्छे से सुनते हैं और यहाँ से वो एसआई सत्यनारायण दहिया, कांस्टेबल प्रताप, फीमेल एसआई नीमा गौतम और बाकी कुछ स्टाफ के साथ हॉस्पिटल पहुँचते हैं। जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो उनको सारा का सारा मैटर बताया जाता है। अब इसके बाद सारे के सारे ये पुलिस ऑफिशियल्स वहाँ की सिटी के सीईओ के साथ, जिनका नाम अशोक कुमार सिंह था, उनके साथ इस इंसिडेंट वाली जगह पे पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पे एट दिस मोमेंट उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये मैटर है क्या। जिसके बाद वो शैलेंद्र से पूछताछ करते हैं। शैलेंद्र वही इंसान था जो वहां से राकेश को उठा के हॉस्पिटल लेके गया था। शैलेंद्र से वहां पुलिस वालों ने पूछा कि क्या वो उन लोगों को पहचान सकता है जिन्होंने राकेश के साथ ये कुछ किया था, या फिर कुछ भी उनसे रिलेटेड अगर शैलेंद्र ने देखा हो। लेकिन शैलेंद्र जब तक वहां पे पहुंचा था, तब तक वहां पे कोई भी नहीं था। इसके अलावा फैमिली से भी पूछताछ होती है कि क्या उनको किसी पे डाउट है, क्या उनको लगता है कि कोई इंसान राकेश के साथ ऐसा कर सकता है। तो फैमिली ने भी इस चीज़ से मना कर दिया, क्योंकि राकेश का कोई दुश्मन ही नहीं था अपने एरिया में। पुलिस अभी इस मैटर को सुन ही रही थी कि अचानक से जो राकेश की फैमिली है वो एक बात बताती है जो कि पुलिस को लगता है कि शायद काम की हो सकती है। असल में राकेश की फैमिली पुलिस को बताती है कि राकेश अपने कलीग्स के साथ मिलके एक कमेटी डाला करता था। मतलब वो सारे के सारे लोग मंथली कुछ पैसे इकट्ठे किया करते थे, मतलब जो जिसको ज़रूरत हो या तो उसको दे देते थे, या फिर मंथली किसी ना किसी का नाम निकलता था और उसको ये पैसे बल्क में दिया करते थे। और इस सारी की सारी कमेटी को जो हैंडल करने वाला इंसान था वो कोई और नहीं बल्कि राकेश ही था। और अक्सर जब भी राकेश रात को इस समय वापस आया करता था तो उसके बैग में बहुत सारा कैश होता था, जो कि उन्होंने यूजुअली कलेक्ट किया होता था इसी कमेटी का। तो फैमिली ने बताया कि जिस भी इंसान ने राकेश के साथ ये किया है, हो सकता है वो उसको लूटने के मामले से किया हो, कि वो चाहते हो कि जो पैसे राकेश अपने साथ लेके आ रहा है वो उससे लूट सके। पुलिस को ये बात बहुत जस्टिफाइड लगी। उनको लगा कि शायद ये मैटर सच में हो सकता है। लेकिन शैलेंद्र ने उनके इस शक पे भी पानी फेर दिया। शैलेंद्र ने पुलिस को बताया कि जब ये इंसिडेंट हुआ था, जैसे ही उसने गोली की आवाज़ सुनी थी, वैसे ही वो और कुछ दुकानदार भाग के वहाँ पे पहुँचे थे और उन्होंने देखा कि जो लोग थे जिन्होंने राकेश को गोली मारी थी, उन्होंने राकेश को इसके बाद टच तक नहीं किया था। जिसके बाद जब पुलिस ने भी राकेश की बॉडी देखी तो उसके पास ही, इनफैक्ट उसकी पॉकेट में ही पैसों से भरा हुआ वॉलेट था,
इसके अलावा जो गोल्ड रिंग राकेश ने पहनी हुई थी वो भी उसकी फिंगर में ही थी, उसकी वॉच भी उसकी रिस्ट पे ही थी और जो बैग जिसमें यूजुअली पैसे हुआ करते थे वो भी राकेश के पास ही था। अब पुलिस समझ गई कि शायद ये मामला लूटपाट का नहीं है। खैर अब रात बहुत हो चुकी थी, इस मैटर पे इस रात में कुछ किया नहीं जा सकता था। पुलिस ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की लेकिन कुछ भी हाथ ना आने पे राकेश की बॉडी को उसी रात ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया। अब था अगला दिन 8 अप्रैल। 8 अप्रैल को जब तक बॉडी की ऑटोप्सी हो रही थी उसी ड्यूरिंग पुलिस वाले एक मीटिंग बुलाते हैं इसी इंसिडेंट को लेके। जब ये इंसिडेंट डिस्कस होता है तो पुलिस वाले कुछ डिस्कशंस करते हैं कि ये जो मामला था ये लूटपाट का नहीं लगता, क्योंकि एक मोमेंट के लिए ये सोचा भी जा सकता था कि शायद राकेश को गोली लगते ही लोग वहां पे भाग के पहुंच गए थे और इसलिए शायद जो उसको लूटने वाले लोग थे उन्होंने कुछ भी राकेश से लूटा नहीं। लेकिन फिर भी अगर किसी ने राकेश को लूटना ही होता तो वो पीछे भी राकेश को गोली मार सकते थे, जो कि एरिया सुनसान था जहां पे कोई भी लोग दिखते ही नहीं थे। लेकिन उन्होंने जो राकेश को गोली मारी थी वो बीच मार्केट में मारी थी, वो भी राकेश के घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे। मतलब मामला साफ था कि शायद जो भी लोग ये थे जिन्होंने राकेश को गोली मारी थी वो उसको जान से मारना ही चाहते थे और ये जो मैटर था ये लूटपाट का नहीं था। खैर उसके बाद जो अगला दिन था वो पुलिस के ऑफिशियल सारे के सारे इसी इंसिडेंट वाली जगह पे बिताते हैं। मोस्टली वो राकेश की फैमिली से पूछताछ करते हैं, उसके रिलेटिव से पूछताछ करते हैं, उसके कलीग से पूछताछ करते हैं और जो भी मार्केट पे उस समय दुकानदार थे उनसे पूछताछ करते हैं, ताकि कम से कम एक क्लू भी उनके हाथ लग सके जिससे वो इस इंसिडेंट में आगे बढ़ सके। लेकिन पुलिस अभी तक क्लूलेस थी। फैमिली को इस मैटर में कुछ भी पता नहीं था, दुकानदारों को इस मैटर में कुछ भी पता नहीं था, किसी भी इंसान ने देखा ही नहीं था कि राकेश पे गोली चलाई किसने थी। खैर कुछ ना समझ आने पे भी लगभग दोपहर के अराउंड पुलिस ने बॉडी फैमिली को हैंडओवर कर दी, जो कि ऑटोप्सी के बाद वापस आ चुकी थी। और ऑटोप्सी में ये क्लियर हो गया कि जो राकेश की मौत हुई थी वो उसके सर पे गोली लगने की वजह से ही हुई थी। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो राकेश को गोली मारी गई थी वो उससे लगभग 1.5 फुट दूर खड़े होकर मारी गई थी। मतलब जिस भी इंसान ने ये गोली मारी थी इंटेंशन क्लियर थे कि वो राकेश को जान से ही मारना चाहते थे। अब ये मैटर जो सुलझ नहीं रहा था, इसी के चलते जो सिटी के सीईओ अशोक कुमार थे उन्होंने क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर धर्मेंद्र पवार की इस मामले में हेल्प मांगी। धर्मेंद्र पवार ने भी अशोक कुमार का साथ देना शुरू कर दिया। खैर ये मैटर चल रहा था, इस सारे के सारे इंसिडेंट को 2 से 3 दिन बीत चुके थे, लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं था कि आखिरकार ये सब हुआ किस वजह से है। किसी के हाथ भी कोई क्लू नहीं लगा था, किसी को कोई आइडिया तक नहीं था। ये मैटर अभी तक चल रहा था और पुलिस के पास अब एक ऑप्शन बचा था, जो कि था सीसीटीवी कैमरास को चेक करना। लेकिन इससे पहले ये सीसीटीवी कैमरास चेक किए जाए, जो क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर धर्मेंद्र थे उन्होंने आसपास के सारे चोर डाकू इनको पकड़ के इनको इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। उनको लग रहा था कि हो सकता है कहीं ना कहीं फिर भी इस मामले के जो तार हैं वो किसी चोरी डकैती से ही जुड़े हुए हों, और इसी के चलते उन्होंने सब आसपास के चोरों को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया। उनकी जो लाइव लोकेशन थी इस इंसिडेंट के टाइम की वो भी चेक की गई, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पुलिस के हाथ इसके बाद भी कुछ नहीं लगा। उनमें से किसी भी इंसान की लोकेशन इस इंसिडेंट के टाइम पे उस जगह की नहीं थी जहां पे ये इंसिडेंट हुआ था। अब घूम फिर के बात फिर से आ गई थी सीसीटीवी कैमरास पे ही। जो राकेश का घर था, मतलब जहां पे ये इंसिडेंट हुआ था, वहां से लेके रेलवे स्टेशन जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था, इस सब के बीच लगभग 6 सीसीटीवी कैमरास थे। लेकिन जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो इनमें से एक कैमरा काम नहीं करता था। बच गए 5 सीसीटीवी कैमरा और पुलिस इन कैमरास की फुटेजेस निकालने में जुट गई। लेकिन इसी सब के चलते चलते इस इंसिडेंट के लगभग 5 दिन के बाद यानी कि 12 अप्रैल को जो अवनीश गौतम थे, जो इंस्पेक्टर इंचार्ज थे, उनका ट्रांसफर हो जाता है और उनकी जगह जितेंद्र सिंह कालरा चार्ज पे आते हैं। जितेंद्र सिंह कालरा को यूपी पुलिस में सुपर कोप के नाम से भी जाना जाता है। खैर जैसे ही जितेंद्र सिंह कालरा ने ज्वाइन किया उनके पास सबसे पहला जो केस आया वो राकेश का ही केस था, जिसके बाद उन्होंने ये सारी की सारी राकेश की फाइल पढ़ी। क्या इस इंसिडेंट में अभी तक हो चुका था, क्या इस इंसिडेंट में होना बाकी था और क्या उनको देखना ज़रूरी है। जिसके बाद जेएस कालरा ने जो उनके क्राइम ब्रांच इंस्पेक्टर धर्मेंद्र थे उनको साथ लिया और साथ ही फोरेंसिक टीम को लिया। जिसके बाद उन्होंने ये जो कैमरास थे उनकी फुटेजेस उनके पास अवेलेबल थी उनको चेक करना शुरू किया। उनको ये फुटेजेस चेक करते करते 1 घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, 4 घंटे निकल गए, लेकिन उनको कुछ मिल ही नहीं रहा था। खैर जो उनका पेशेंस था वो उनके काम आया। लगभग 5 घंटे ये फुटेजेस देखने के बाद उनको फाइनली कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इस केस से रिलेटेड मिला। उन्होंने जब चेक किया तो जहाँ पे राकेश के साथ ये इंसिडेंट हुआ था उससे लगभग 50 कदम पीछे ही एक इलेक्ट्रिशियन की शॉप थी
और इसी इलेक्ट्रिशियन की शॉप के साथ ये कैमरा था। वहाँ पे उन्होंने देखा कि राकेश उस इलेक्ट्रिशियन की शॉप के अंदर कुछ लेने गया था, लेकिन इसी ड्यूरिंग वहाँ पे कुछ मिस्टीरियस भी था। पुलिस ने देखा कि राकेश के आसपास 2 बाइकर्स थे, मतलब एक बाइक पे 2 लड़के बैठे हुए थे जो कि देखने में काफ़ी यंग ही लग रहे थे। और इनमें से जो पिछला लड़का था, मतलब जो पीछे बैठा हुआ था, उसके हाथ में कुछ था। शायद ये वही हथियार था जिससे राकेश पे ये अटैक किया गया था, और ये वही प्रूफ था जो पुलिस काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी। और हाँ, इंसिडेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ऐसे सॉफ्टवेयर से अगर पैसा आ सकता है तो पैसा जा भी सकता है। आई नो आप बहुत मैच्योर हैं, आप जानते हैं कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं करना है। और रही मेरी बात कि मैं इन सॉफ्टवेयर्स के साथ क्लैब क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूँ कि मैं फुल टाइम आजकल यूट्यूब ही कर रहा हूँ। मेरे भी बिल्स होते हैं जो मुझे पे करने होते हैं, और इसीलिए मैं कोलैबोरेशंस करता हूँ। और जब यूट्यूब मुझे इतना पैसा देना शुरू कर देगा कि मेरे खर्चे निकल जाएं, तो मैं ये सारी की सारी कोलैबोरेशन देना बंद कर दूंगा। अब सच में बढ़ते हैं इंसिडेंट की तरफ। ये फुटेज मिलते ही पुलिस ने सबसे पहले जो वहाँ के शॉपकीपर्स थे, दुकानदार थे, उनको बुलाना शुरू किया, इंक्लूडिंग वो इलेक्ट्रिशियन ने बताया कि हाँ, राकेश उसके पास एक प्रेस का स्विच लेने आया था। इसके अलावा उसको कुछ पता नहीं है और वो इन लड़कों को जानता भी नहीं है। इनफैक्ट ये जो फुटेज थी, इसमें ये दोनों लड़के बहुत क्लियरली नहीं दिख रहे थे, लेकिन इतने क्लियर थे कि अगर कोई भी इंसान इनको जानता हो या फिर किसी भी इंसान ने इनको पहले देखा हो तो वो उनको आइडेंटिफाई कर सकता था। लेकिन इसके चलते जब बाकी के दुकानदार ये फुटेज देख रहे थे तो किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि असल में ये है कौन। लेकिन जैसे ही शैलेंद्र की टर्न आई, शैलेंद्र वही इंसान जिसने राकेश को टेम्पो में बैठा के हॉस्पिटल की तरफ भेजा था, वही इंसान जब उसने ये फुटेज देखी तो वो समझ गया कि ये दोनों लड़के कौन हैं। हालांकि वो इस फुटेज में उनको क्लियरली नहीं पहचान पा रहा था, लेकिन उसने उस इंसिडेंट से थोड़ी ही देर पहले इन दोनों लड़कों को बाइक पे वहीं पे देखा था, जिस ड्यूरिंग वहाँ पे शैलेंद्र के साथ राकेश का बेटा विशाल भी था। उस ड्यूरिंग उन्होंने बाइक पे 2 लड़कों को वहीं पे देखा था। शायद वो राकेश का वेट कर रहे थे। इसके बाद जब विशाल चला गया था, शैलेंद्र अपनी दुकान में चला गया था, उसके बाद ये इंसिडेंट हुआ था। तो शैलेंद्र समझ गया कि ये 2 लड़के वही 2 लड़के हैं। और इनमें से शैलेंद्र ने बताया कि एक लड़का जो बाइक चला रहा था वो बहुत फ्रीक्वेंटली इस गली में घूमता रहता था। इनफैक्ट उसने काफ़ी बार इस लड़के को वहाँ पे घूमते देखा था। स्पेशली वो राकेश के घर की तरफ बहुत बार ही जाता था। यहाँ से पुलिस को कुछ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। खैर, इसके बाद पुलिस ने राकेश की फैमिली को ये फुटेजेस देखने के लिए बुलाया। जैसे ही राकेश की फैमिली वहाँ पे पहुंची तो उन्होंने ये फुटेजेस देखनी शुरू की। लेकिन राकेश की फैमिली में से उसकी दोनों बेटियों ने भी और कृष्णा जो कि राकेश की वाइफ थी, उसने भी इन दोनों को ही पहचानने से मना कर दिया। मतलब ये दोनों उनकी पहचान में नहीं आ रहे थे। लेकिन जैसे ही बारी विशाल की आई तो पुलिस जानती थी कि शायद विशाल ने इनको बाइक पे देखा था, और विशाल ने जैसे ये फुटेज देखी वो देखते ही समझ गया कि ये कौन है। असल में जो बाइक चला रहा था इंसान, उसको विशाल ने बताया कि वो बहुत अच्छी तरह से जानता है, और ये जो इंसान था उसका नाम था समीर, और समीर कोई और नहीं बल्कि राकेश की बेटी काव्या का पुराना क्लासमेट था, और वो बहुत फ्रीक्वेंटली राकेश के घर काव्या से मिलने आता भी रहता था। लेकिन यहाँ से पुलिस के डाउट थोड़े से और बढ़ते गए फैमिली के ही अगेंस्ट, क्योंकि पुलिस समझ गई थी कि अगर ये इंसान इतना फ्रीक्वेंटली राकेश के घर आता था, काव्या से इनफैक्ट इतना मिलता था, उसका फ्रेंड था, तो काव्या ने क्यों उसको पहचानने से मना कर दिया। लेकिन पुलिस के दिमाग में यहाँ से एक एक्सेप्शन चल रही थी। एक्सेप्शन ये थी कि शायद फुटेज देख के उनको क्लियरली पता न चला हो कि ये इंसान कौन है, इस वजह से वो ना पहचान पाए हों। लेकिन दूसरी तरफ जो विशाल था उसने वहाँ पे खड़े होके देखा था इन दोनों लड़कों को। विशाल उस ड्यूरिंग शैलेंद्र की दुकान से दूध लेने गया था और वहाँ पे उसने उन दोनों को देखा था। लेकिन अब पुलिस समझ गई थी कि कुछ ना कुछ लेना देना इस सारे इंसिडेंट से उसी लड़के का था जिसका नाम समीर था, जिसको विशाल ने आइडेंटिफाई किया था। और इसके बाद पुलिस ने एक और खेल खेला, जिसमें पुलिस ने राकेश की सारी फैमिली की कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाई। जैसे ही राकेश की सारी फैमिली की कॉल रिकॉर्ड्स बाहर आई तो एक बहुत भयंकर खुलासा हुआ। अब यहाँ से जब सारी की सारी फैमिली की कॉल रिकॉर्ड्स पुलिस के पास आती हैं तो उसमें पुलिस देखती है कि राकेश की जो बेटी वैष्णवी उर्फ काव्या थी, उसकी बहुत बार इस समीर नाम के इंसान से बात हुई थी, और ये जो बातें होना बड़ी थी वो राकेश की मौत से लगभग 2 दिन पहले से हुई थी। इनफैक्ट पुलिस का शक और भी गहरा तब हुआ जब उन्होंने देखा कि राकेश की मौत के बाद भी लगभग 2 दिन तक काव्या और समीर की बहुत फ्रीक्वेंटली काफ़ी घंटों बातें हुई थी। अब पुलिस समझ गई थी
कि समीर का लेना देना इस इंसिडेंट से जरूर है, क्योंकि समीर का नंबर पुलिस के पास आते ही पुलिस ने समीर की भी लाइव लोकेशन चेक की इस इंसिडेंट के ड्यूरिंग। तो क्लियर हो गया कि जब राकेश की मौत हुई थी तो उस समय समीर की लोकेशन जो थी वो उसी जगह की थी जहां पे राकेश के साथ यह हादसा हुआ था। पुलिस बहुत क्लियर थी और इसी के चलते उन्होंने समीर को ढूंढना शुरू कर दिया। पुलिस को समीर के बारे में ये पता चला कि जो समीर था वो हाजीपुरा मोहल्ला नाला पटरी के पास रहने वाला था। मतलब ये वही एरिया था जहां से रात को राकेश पैदल आया करता था। इसके अलावा जो समीर के डैड थे वो डॉक्टर जरीफ थे, वो एक BAMS डॉक्टर थे। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी पुलिस को समीर का कहीं अता पता नहीं चल रहा था। लेकिन कुछ दिन बीतने के बाद ही 17 अप्रैल मतलब इस इंसिडेंट के 10 दिन के बाद ही एक कांस्टेबल पुलिस को एक टिप देता है। वो बताता है कि उसको समीर के बारे में पता चला है और समीर एक रेस्टोरेंट में है। पुलिस ये इन्फॉर्मेशन सुनते ही फटाफट से उस रेस्टोरेंट में पहुंचती है जहां से वो समीर को अरेस्ट करते हैं। लेकिन वहां पे शॉकिंग बात ये थी कि समीर अकेला नहीं था, उसके साथ उसका एक कज़न था जिसका नाम था शदाब। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो सबसे शॉकिंग इंसान उनके साथ था वो कोई और नहीं बल्कि राकेश की बेटी काव्या ही थी, जिससे समीर की बहुत फ्रीक्वेंटली बात हुआ करती थी। इसके बाद पुलिस इन तीनों को वहां से अरेस्ट करती है और पुलिस स्टेशन लेके जाती है। हालांकि अभी तक जो पुलिस को डाउट था वो सिर्फ समीर पे था और काव्या पे था, लेकिन वहां पे एक और खुलासा होता है जो कि कई ज़्यादा गुना भयानक था। पुलिस जब स्ट्रिक्ट होकर पूछताछ करना शुरू करती है तो समीर वहाँ पे अपना मुंह खोलता है और वो जो बताता है वो सुन के सबके होश उड़ गए। समीर ने बताया कि वो और काव्या एक दूसरे को पिछले 3 सालों से जानते हैं, मतलब 3 साल पहले जब वो एक दूसरे के क्लासमेट थे तब से। इसके बाद जो काव्या थी वो यहीं पे BSc कर रही थी और दूसरी तरफ जो समीर था उसके डैड ने उसको कोटा MBBS की कोचिंग के लिए भेज दिया था, जिस वजह से इन दोनों में डिफरेंसेस तो आ गए थे। लेकिन समीर लगभग हर हफ्ते काव्या से मिलने आया करता था, जिसके बारे में किसी को भी आइडिया नहीं रहता था। वो चुपके से आता था। वो दोनों कभी होटल में कभी काव्या के घर पे ही मिलते थे और इस ड्यूरिंग वो बहुत फ्रीक्वेंटली इंटीमेट भी हुआ करते थे। इसके अलावा कई बार लोगों ने समीर को काव्या के घर से जाते हुए देखा और इस सब के बारे में वो बहुत फ्रीक्वेंटली जो आसपास के लोग थे वो राकेश को भी बताया करते थे। इनफैक्ट एक बार तो समीर को खुद भी राकेश ने अपने घर से निकलते हुए देखा। तब तो राकेश ने समीर को बहुत आराम से अच्छे से समझाया कि समीर को इतना फ्रीक्वेंटली उसके घर नहीं आना चाहिए। इनफैक्ट अब उसको काव्या से मिलना बंद ही कर देना चाहिए। इस वार्निंग के बाद भी वो चुपचाप मिलते रहते थे राकेश की गैर मौजूदगी में। लेकिन एक बार राकेश जब मार्केट से वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे तो उन्होंने काव्या और समीर को एक ओयो होटल से निकलते हुए देख लिया था, जिससे वो समझ गए थे कि ये दोनों कहाँ गए थे और मोस्ट प्रोबेबली क्या करके आ रहे हैं। जिसके बाद उन्होंने समीर को मार्केट में ही अपने पास बुलाया और वहीं पे उसको पीटना शुरू कर दिया। और इसके बाद राकेश को ये लगा था कि शायद काव्या और समीर इसके बाद नहीं मिलेंगे, लेकिन मामला और भी ज़्यादा गहरा और भी ज़्यादा भयानक हुआ जब उनको आगे की इन्फॉर्मेशन मिली। तो कुछ रिपोर्ट्स की माने तो जो काव्या की माँ कृष्णा है उनको भी मिलने बहुत लड़के मर्द बहुत फ्रीक्वेंटली उनके घर आया करते थे और अक्सर राकेश का ही ये मानना था कि जो उसकी बीवी है उसका जो कैरेक्टर है वो अच्छा नहीं है और इसी के चलते वो काव्या को भी अपनी वाइफ को भी रोज पीटता रहता था। इनफैक्ट वो ड्रिंक भी बहुत फ्रीक्वेंटली करता था और जब भी वो ऐसा करता था तो हमेशा वो अपनी वाइफ और बेटी को ताने दिया करता था और उनको पीटता था, जो कि काफ़ी जायज़ रीज़न की वजह से था। वो इंसान शायद बहुत ही ज़्यादा दुखी था, ना वो अपनी बेटी की तरफ से खुश था और ना ही वो अपनी वाइफ की तरफ से खुश था। लेकिन उसकी वाइफ और बेटी फिर भी इन चीज़ों से बाज नहीं आ रही थी। जब भी राकेश अपने काम से वापस आता था कोई ना कोई इंसान, कोई गांव का कोई शॉपकीपर उसको मिलके हमेशा यही बताते थे कि आज भी तेरे घर से ये इंसान गया, आज भी तेरे घर पे समीर आया था। लोगों को इस चीज़ से बहुत चिढ़ थी और इसीलिए वो बार बार राकेश से कंप्लेंट्स करते रहते थे। राकेश इन चीज़ों से बहुत थक चुका था। इनफैक्ट उसने थक के अपने घर पे CCTV कैमरा तक इंस्टॉल कर लिए थे और इसमें भी उसने खुद से काफ़ी बार देखा कुछ मर्दों को कुछ लड़कों को अपने घर से जाते हुए। इनफैक्ट एक इंसिडेंट ऐसा था जो कि सबसे ज़्यादा शॉकिंग था शायद इस सब में। उसने एक बार समीर को कैमरे में अपने घर से बाहर जाते हुए देखा और इस समय काव्या भी घर पे नहीं थी। जो घर पे थी वो कोई और नहीं बल्कि काव्या की मॉम कृष्णा ही थी। राकेश ये देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा था। घर पहुंचते ही उसने एक तरह से एक पासा ही फेंका। उसने अपने मन से झूठ ही उससे कहा कि मुझे पता है तेरा अफेयर समीर के साथ भी है, और ये जो उसका पासा था ये भी सही बैठ गया। मतलब कुछ रिपोर्ट्स की माने तो कृष्णा का अफेयर जो था वो समीर तक से था। मतलब समीर एक ऐसा इंसान था जो काव्या के साथ भी डेट कर रहा था और दूसरी तरफ उसकी माँ कृष्णा के साथ भी इंटीमेट हो रहा था।
इसके अलावा एक बार तो विशाल, जो कि राकेश का बेटा था, उसने भी समीर को अपने घर से निकलते हुए देखा, जब सिर्फ घर पे कृष्णा यानी कि उसकी मॉम ही थी। तो जब विशाल ने अंदर जाके पूछा तो उसकी मॉम ने उसको अच्छे से समझा दिया कि तू जानता है कि ये काव्या का क्लासमेट है और ये कुछ बुक्स लेने यहाँ पे आया था। लेकिन विशाल जानता नहीं था कि असल में मैटर है क्या। और यही सब कुछ राकेश की फैमिली में काफ़ी महीनों से चलता आ रहा था। राकेश जब भी ड्रिंक करता था तो गुस्से में आके उसका गुस्सा इसी तरह से निकलता था, मारना, पीटना, गालियाँ देना अपनी वाइफ और अपनी बेटी को, जिसके चलते जो कृष्णा थी राकेश की वाइफ, उसने एक दिन गुस्से में आके ये कह दिया कि इससे अच्छा है अगर तू मर ही जाए तो। और इसी बात को काव्या ने बहुत सीरियसली ले लिया। इनफैक्ट काव्या ने खुद ही प्लान करना शुरू कर दिया कि वो अपने पिता को किस तरह से मार सकती है। और उसको समझ नहीं आ रहा था अभी तक मैटर, और वो खुद से ये काम कर भी नहीं सकती थी। लेकिन उसने कुछ प्लानिंग की थी। उसने समीर, जो कि उसका बॉयफ्रेंड था, उसको वहाँ पे बुलाया। उसके साथ उसने डिस्कशन किया कि अगर उन दोनों को शादी करनी है तो उसको काव्या के डैड को रास्ते से हटाना पड़ेगा। समीर दूसरी तरफ काव्या से इतना प्यार करता था कि उसने अपनी आर्म पे काव्या का नाम का टैटू तक करवाया हुआ था। इसी चीज़ से आप इस बात की इंटेंसिटी समझ सकते हैं। दूसरी तरफ जो काव्या की मॉम से इंटीमेट होने वाली बात थी, उस मैटर में वो लोग इतने सीरियस थे भी नहीं। मतलब वो लोग इतने घटिया थे कि उनके लिए इंटीमेट होना कोई बड़ी बात थी ही नहीं, वो भी स्पेशली एक ही घर की माँ और बेटी के साथ। इसके बाद भी जब काव्या ने ये प्लान किया तो उसमें समीर बिल्कुल भी हामी नहीं भर रहा था। इनफैक्ट समीर उसको कह रहा था कि मैं ये बिल्कुल भी नहीं कर सकता और मैंने कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ काव्या उसको कॉन्टिन्यूसली इंसिस्ट किए जा रही थी। काव्या ने उसको बहुत सारे झांसे दिए कि अगर वो उसके डैड को ख़त्म कर देता है तो उन दोनों की शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा उसके डैड की उसी सिटी में कुछ ज़मीन भी है जो वो समीर के ही नाम करवा देगी अगर समीर ये काम कर देता है तो। और उसके अलावा अगर वो भी उनको कम लगे तो जो काव्या के डैड हैं वो रात को अक्सर एक बैग लेके आते हैं जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं जो कि कमेटी के पैसे होते हैं। काव्या ने उनको बताया कि उसके डैड को ख़त्म करने के बाद वो थैला लेके वहाँ से भाग दें, जितने भी पैसे हों वो भी समीर अपने पास ही रख सकता है। इतने सारे झांसे देने के बाद समीर काव्या की बातों में आ तो चुका था, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि वो अकेला ये काम करेगा कैसे। इसके लिए उसने अपने कज़न को बुलाया जिसका नाम था शादाब, जो कि उसके साथ रेस्टोरेंट में था जब पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट किया था। शादाब को पहले तो समीर ने इमोशनल किया, ये कह के कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए एक बहुत बड़ा काम उन दोनों को मिलकर करना पड़ेगा। शादाब पहले ही भाई के दुख को देख के बहुत दुखी था। ऊपर से समीर ने शादाब को भी पैसों का लालच दिया, ज़मीन का लालच दिया कि जो भी ज़मीन होगी हम आधी आधी बांट लेंगे, जो भी पैसे उस बैग में होंगे उसको भी हम आधा आधा बांट लेंगे। तो शादाब भी समीर के साथ ये काम करने के लिए अग्री हो गया। अब इस सारे के सारे इंसिडेंट के लिए जो डे चूज़ उन्होंने किया था वो था 7 अप्रैल का। लेकिन इससे पहले काव्या ने ये सब कुछ अपनी माँ से शेयर किया कि इस तरह से उसने प्लान किया है कि वो अपने ही डैड को इस दुनिया से ख़त्म कर देगी समीर की हेल्प से, और इस मैटर में जो कृष्णा थी वो भी उनके साथ इन्वॉल्व होगी। इनफैक्ट कुछ खबरों के मुताबिक जो उनकी दूसरी बेटी वैशाली थी उसको भी इस सब के बारे में पता था, लेकिन वो भी एकदम चुप थी क्योंकि जो राकेश था ये नशे में अक्सर उसको भी पीटा करता था। अब फाइनली ये 7 अप्रैल का दिन आता है। यूजुअली जो काव्या है उसकी कॉल पे अपने डैड से बात नहीं हुआ करती थी, लेकिन इस दिन उसने राकेश को 3 कॉल्स किए थे ताकि वो खबर लेती रहे कि कब कब राकेश कहाँ से गुजर रहा है, क्या वो उसी टाइम पे वापस आएगा या नहीं। और वहीं दूसरी तरफ समीर अपने कज़न शादाब के साथ रेलवे स्टेशन पे राकेश का वेट कर रहा था। वहीं जब काव्या ने 2 बार उसको कॉल किया तो वो समझ गई थी कि शायद राकेश को शक हो सकता है, मतलब काव्या के डैड को शक हो सकता है। इसीलिए जब उसने तीसरी बार रात को लगभग 9 सवा 9 बजे के अराउंड कॉल की तो उसने एक बहाना बनाया कि घर का जो प्रेस है वो ख़राब हो गया, उसका स्विच ख़राब हो गया है और वही वो वहाँ से लेके आए। यही लेने राकेश उस इलेक्ट्रिशियन की शॉप पे भी गया था। इससे राकेश को शक भी नहीं हुआ और दूसरी तरफ काव्या को उसकी लोकेशन भी पता चल गई। जैसे ही उसने समीर को इसके बारे में बताया तो समीर और शादाब बाइक पे राकेश का पीछा करना शुरू कर देते हैं रेलवे स्टेशन से ही, जो कि लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पे था। लेकिन रास्ते में वो जब भी कोशिश कर रहे थे राकेश को मारने की तो कभी कोई इंसान वहां से निकल रहा था तो कभी कोई गाड़ी वहां से निकल रही थी। लेकिन ये सब कुछ होते होते राकेश अपने घर से लगभग 100 मीटर की दूरी पे था। जब समीर को लगा कि ये लास्ट मौका है उसके पास, अगर वो अब फेल हो गया तो उसको काव्या कभी भी नहीं मिलेगी, तो उसने फटाफट से शादाब को बोला कि जाके वो राकेश को मार दे। शादाब फटाफट से उतरा और उसने राकेश को वहीं मार दिया। लेकिन क्योंकि वहां पे दुकानदार इस इंसिडेंट की तरफ भाग गए थे इसीलिए उनको बैग तक छीनने का टाइम नहीं मिला।
वो फटाफट से गोली मारते ही वहां से भाग गए। उन्होंने पीछे मुड़ के ये भी नहीं देखा कि जो राकेश है उसको गोली लगी कहाँ पे है, क्या वो जिंदा भी है या मर चुका है। और इस इंसिडेंट को अंजाम देते ही वो वहां से भाग गए, जिसके तुरंत बाद समीर ने काव्या को कॉल की ये सब कुछ बताने के लिए कि जो काम उसने उसको सौंपा था वो उसने कंप्लीट कर दिया है। खैर, इसके बाद राकेश की सारी फैमिली अरेस्ट होगी विशाल को छोड़ के, और दूसरी तरफ समीर और शादाब भी अरेस्ट हो गए। हालांकि इस मैटर का ट्रायल अभी भी चल रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि किस इंसान को क्या सजा होती है। जैसे इस मामले की कोई भी अपडेट आएगी तो मैं आपसे यूट्यूब या फिर अपने इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर करूंगा। आई रियली होप आपको इस इंसिडेंट से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद भी आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।